चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स की। इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब सेकंड वाला है हमारे पास। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ टी हाफ इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए 0.693 अपॉन के। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास होने वाली है टी हाफ की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका डेरिवेशन भी आपको करवा चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये बार बार आएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज, ये दे रखा है हमें। तो आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो सुक्रोज के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो पानी का मॉलिक्यूल्स है ना, ये तो बहुत कम मात्रा में होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी आगे बात करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ के इज इक्वल्स टू ये। तो यार ये जो क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। काफी सिंपल चीज है ये। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर हमसे टी हाफ पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और के की वैल्यू हमें दे रखी है जो हमें चाहिए थी। तो बस इस ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर देना के की, फिर जो भी आंसर आए इसमें से देखना कौन सा सही है, उसके ऊपर टिक लगा देना। इतना है, और क्या करके देखना आप लोग, बहुत सिंपल चीज, डिवाइड तो करना है। आगे देखो, छठा वाला देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई साहब यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और आगे क्या है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसकी, जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, मतलब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हो, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट बोल दूं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, 2017 में आया था। एक्टिव मास के ऊपर ये डिपेंड करता है। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एटॉमिक मास के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो देखियो, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट वेट, ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें ये अलग अलग हो सकती है। मान लो आपने मोलिक्यूल को लिया और उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं हुई, तो क्या करोगे, इसका मास, इसका मोलिकुलर मास, इसका इक्विवेलेंट वेट सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं एक्टिव मास चाहिए हमें, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, इसलिए बोलते हैं एक्टिव मास। इसके अलावा अरानियस इक्वेशन इज फिल इन द, अरानियस इक्वेशन इज, इनमें से आपको बताना है कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 में, 11 में, 12 में बहुत बार आ चुका है यार ये तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको सभी लोग याद करना, अरानियस इक्वेशन से कुछ करो ना करो, लेकिन ये जरूर याद कर लेना। के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पर ए हमारे पास अरानियस इक्वेशन का जो कॉन्स्टेंट होता है वो होता है। यहीं से समझ जाओ कि यार ये सब गलत है, क्योंकि ना तो इसमें ए दे रखा है, यहाँ पर नहीं दे रखा है, यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, जिसका नाम है अरानियस उसका ए तो देना चाहिए था कम से कम। उसके बाद यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या बनेगा वो आपको बताना है। वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर आ जाएगा 1 - n। यहाँ पर n जो होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमसे किसकी पूछी जा रही है वो देख लो, ये जो फॉर्मूला याद रखना आप लोग सभी। इसी से आप लोग किसी का भी क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप लोग यूनिट निकाल सकते हो, किसी की भी, फर्स्ट ऑर्डर की निकाल लो, सेकंड की निकाल लो, सबकी निकाल सकते हो, जीरो की भी निकाल सकते हो। तो अगर आपसे फर्स्ट की पूछे तो यहाँ पर n की जगह पर 1 रख देना। अब 1 - 1 जीरो, और जीरो किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसको छोड़ दो, बचा क्या हमारे पास, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स सी वाला हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर जीरो की बात करते तो क्या आता, अगर हम लोग जीरो की बात करते हैं, यहीं पर करवा देते हैं, इसको क्लीन करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, इसको। अगर यहाँ पर जीरो की बात करते तो यहाँ पर जीरो रख देते। अब जीरो रखो तो मतलब ये मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो उस टाइम सही सही वाला कौन सा हो जाता, मोल पर लीटर, मोल इनवर्स, ऐसा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, कब कब हो जाता फर्स्ट वाला, जब जीरो की बात करते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लो नीचे वाला आ ही गया। यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास ए वाला हो जाएगा। हो गया, 10 और 11 दोनों सोल्व। आगे चलो, 14, 15, 16 ये देख लेते हैं।
मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट इज कॉल्ड। कम से कम एनर्जी चाहिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, टकराव करने के लिए, कोलिजन करने के लिए, क्या होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, याद करना, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुल्डबर्ग और वेगे ने दिया था। गुल्डबर्ग और वेगे, कुछ लोग इसको गोल्डबर्ग बोलते हैं, बोलने वाले बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो लेकिन टिक सही लगा के आना आप लोग। गुल्डबर्ग एंड वेगे, ठीक है। तो 15 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट इज, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट इज, ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये भी आपको बताया था, वही चीज यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देख लो यार आप लोग सभी। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज देन द रिएक्शन इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। सोचो ऐसी कौन सी रिएक्शन, ऐसी कौन सी रिएक्शन का या फिर ऑर्डर हो सकता है? तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है भैया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं, तभी तो जीरो बोलते हैं उसको। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट, ये क्या हो जाएगी? मोल, ये हमारी क्या हो जाएगी? मोलिकुलरिटी हो जाएगी। मोल्स विच क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी डेफिनेशन यही तो होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। ओके, तो मोलिकुलरिटी हो जाएगी। आगे देखिए आठवां, इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन द स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर आरडीएस आ जाएगा। आरडीएस या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। नवा जो रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। रेट लो आपने पढ़ा होगा, वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये आपके लिए इमेज द कॉलम है, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये बार बार वही चीज आ रही है, जीरो ऑर्डर, अरानियस इक्वेशन, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, ये देख लेना आप लोग। बाकी ये जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वन वर्ड, बहुत सारी चीजें सिमिलर ही होती है इमेज द कॉलम में और वन वर्ड एमसीक्यू वगैरह में, तो वो आप लोग देख लेना। आंसर इन वन वर्ड देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी? क्या रिलेशन होता है? तो अगर आपको एक्टिवेशन समझना है तो आप लोग लिख सकते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में से आप लोग माइनस कर दीजिए उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल की, उसमें उसको माइनस कर दो। किस में से माइनस करोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी में से माइनस कर दो, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ये रिलेशन याद रखना आप लोग। इसी से आप लोग डेफिनेशन ही बना सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी की, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चौथा देखो, राइट एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत अच्छा एग्जांपल है, सभी को याद होना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। H2 प्लस Cl2, उसके बाद H म्यू मतलब सनलाइट, तो क्या बन जाएगा? HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लो, ठीक है। ना इसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और बताएं इसका एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस लिख दो, ठीक है। जो भी सनलाइट वाली रिएक्शन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? जीरो के हैं, क्योंकि वो ना इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सिक्स वाला देखो, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है, लिख सकते हो। ये भी आपको बताया 0.693 अपॉन के, ये लिख देना यहाँ पर। सातवां देखो, एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करना है। आठवां देखो, अरानियस इक्वेशन, अरानियस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है। अरानियस इक्वेशन समझते हो? ये होती है अरानियस इक्वेशन के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा।